जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today September 30 I will discuss MCQs related to these topics of current affairs from both prelims and mains perspective. प्रीलिम्स और दोनों को ध्यान में रखकर हम लोग इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के MCQ डिस्कस करेंगे पूजा के सेलिब्रेशन के साथ साथ, है ना. माता रानी का आशीर्वाद भी लेना है, पूजा भी घूमना है, पर साथ में पढ़ाई मत छोड़ना. चलो, so let's discuss the agenda for today. The first topic we will discuss is X versus सहयोग पोर्टल. ये X किसी की X नहीं है, ये X है X कॉर्प, या जिसको हम पॉपुलरली क्या बुलाते हैं, ट्विटर. एलन मस्क जिसको ऑन करते हैं. सो दैट एक्स प्लेटफॉर्म वर्सेस सहयोग पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके बीच अभी क्या एक कोर्ट केस चल रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है. और इट्स कोर्ट केस से जो भी जजमेंट निकल कर आया है ना, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. देन वी विल डिस्कस वर्ल्ड फूड इंडिया 2025. ये इवेंट रिसेंटली कंक्लूड हुआ. रिसेंटली ये इवेंट न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में कंक्लूड होता है, राइट. तो इस इवेंट से इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ये चीजें हम जीएस पेपर 3 में मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे. द थर्ड टॉपिक वुड बी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA एंड PMS बोले तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. क्या नेचर है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो होते हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का यूज किस फील्ड में होता है, क्यों जरूरी है, और हमारे प्यारे भारत इंडिया के पर्सपेक्टिव में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स में हम क्या एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे. देन पोस्टल बैलेट्स. अभी जिस तरह से दुर्गा पूजा फेस्टिव सीजन चल रहा है, कुछ उसी तरह इंडिया में इलेक्शन फेस्टिवल का भी सीजन हमेशा चलते रहता है. इलेक्शन सीजन इज अ नॉर्मल थिंग इन इंडिया. इस वजह से आप ऑलमोस्ट 12 जो महीने होते हैं उन 12 महीने में इंडिया के किसी न किसी हिस्से में आप इलेक्शंस देखोगे. तो वहां पर ये पोस्टल बैलेट टर्म बड़ा न्यूज में रहता है. वी विल डिस्कस दिस पोस्टल बैलेट. इससे रिलेटेड अभी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उन रिसेंट डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे. एंड देन कार्ल्सबर्ग रिज. ये कार्ल्सबर्ग रिज वर्ल्ड मैप से रिलेटेड आपका एक टॉपिक होगा, वर्ल्ड मैप कार्ल्सबर्ग रिज. ठीक है. एंड देन कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और आज के लिए आपको नया प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा. सो नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, सहयोग पोर्टल, IT एक्ट और साथ ही साथ एक्स या फिर ट्विटर का जो रोल था. द हिंदू के आप इस न्यूज क्लिपिंग को देख सकते हो जहां पे क्या कहा जा रहा है, व्हाई वाज एक्स सेंसरशिप चैलेंज अगेंस्ट सेंटर सहयोग पोर्टल रिजेक्टेड. इस चीज को ना रिजेक्ट किया गया है. कर्नाटका हाई कोर्ट में ये केस था. अभी हम आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाएगा या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में लार्जर बेंच में अगर ये केस जाएगा तो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे. फिलहाल जो जजमेंट आया उस चीज को डिस्कस करते हैं. चलिए, सो पहला स्टेटमेंट क्या, सहयोग पोर्टल एंड IT एक्ट से रिलेटेड. द सहयोग पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री लास्ट ईयर, मतलब 2024, टू एक्सपीडिएट ऑर्डर्स टू ब्लॉक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट. एकदम सही बात है. ये सहयोग पोर्टल मैंने पहले भी प्री सिक्योर के सेशन में डिस्कस किया है, आज फिर से आ रहा है न्यूज में. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो कई बार रिपीट होती हैं. तो पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल. इसको यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था पिछले साल ही 2024 में, जिसका पर्पस था इंटरनेट से, स्पेशली सोशल मीडिया से और जो भी इंटरनेट के मीडियम है, चाहे वो सर्च प्लेटफॉर्म्स हो या बाकी मीडियम्स हो, वहां से ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव कर पाना, इस चीज को एक्सपीडिएट करना, इस प्रोसेस को, ये सहयोग पोर्टल का पर्पस है. सही है जी. सेकेंड स्टेटमेंट क्या, इट वर्क्स एज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर इशूइंग टेक डाउन ऑर्डर्स टू इंटरनेट इंटरमीडिएरीज. इंटरनेट इंटरमीडिएरीज कहने का मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेब होस्टिंग सर्विसेज. एकदम सही है. ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज होंगी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, चाहे वो गूगल क्रोम हो, है ना, जो कि हमें क्या कर रहा है, इंटरनेट सर्विस एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या ट्विटर हो, या फेसबुक हो, है ना, या इंस्टाग्राम हो, मतलब मेटा वाले सर्विसेज हैं, या फिर टेलीग्राम हो, इन सबको कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर इस पर रहा और सरकार को अगर लगा कि वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट अननेसेसरी हेट्रेड फैला रहा है, उसको टेक डाउन किया जा सकता है. इसके लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है. नाम क्या रखा गया, सहयोग. इट्स पर्पस इज टू इन्फोर्स सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट
विच ग्रांट्स इंटरमीडियरीज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। एकदम सही है। इस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए याद रखना कि आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 में ये जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज यहां पे लिख चुका हूं मैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, इन सबको इंटरमीडियरीज बोला जा रहा है। इनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सहयोग पोर्टल अपना काम करेगा। बिल्कुल सही। फोर्थ, इट इज मेंटेन्ड बाय सर्ट इन और इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक्चुअली रॉन्ग, इसको सर्ट इन नहीं मेंटेन करती है, दिस इज मेंटेन्ड बाय सम अनदर ग्रुप। एक अनदर ग्रुप इसको मेंटेन करने का काम करती है, जिसका नाम क्या है, द नेम इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C बुलाया जाता है इसको, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सर्ट इसको मॉनिटर नहीं करता, दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें करेक्ट ढूंढना है, तो कितने करेक्ट हुए थे, 1, 2 एंड 3, तो आंसर क्या होगा, सी, एनी 3। आप यहाँ पे जरा ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है सहयोग पोर्टल का, इसके क्लिपिंग को ध्यान दो। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया करो, इनके कई इंफॉर्मेशन मिलेंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ये देखो विजन क्लियर है। विजन इज टू क्रिएट अ सेफ साइबर स्पेस फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन के लिए, भारत के नागरिक के लिए एक सेफ साइबर स्पेस क्रिएट करना। मिशन क्या होगा, मिशन है एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर द प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम इन द कंट्री। देश में किसी भी लेवल पर अगर साइबर क्राइम करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने का काम करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, ये सहयोग पोर्टल का काम होगा, जिसको बनाया गया किस एक्ट के अकॉर्डिंग, आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम और बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। कब बनाया गया, पिछले साल 2024 में। कौन इसको मेंटेन करता है, सर्ट नहीं मेंटेन करता, याद रखिएगा, I4C माने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको मेंटेन करेगा। MHA के अंदर प्राइमरीली ऑपरेट करता है। पर्पस इसका हो गया सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज, इन सबको एक जगह लाया जाए और इन पर अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो उसको टेक डाउन किया जा सके, एज पर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, जो कि इंटरमीडियरीज को, ये जिनको हम इंटरमीडियरीज बुलाते हैं, उनको सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ हार्बर, यहाँ एक्सप्लेन देखो मैंने किया है। सेफ हार्बर माने कि जैसे मान लो एक प्लेटफॉर्म हो गया ट्विटर, और ये चीज न्यूज में कैसे रहा, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में वहां पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी पर्सन ने डाले थे, तो सरकार ने क्या बोला, सहयोग पोर्टल के हेल्प से ट्विटर को कि भैया उस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को वहां से हटा दो, और अगर तुम उस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटा देते हो तो उसकी लायबिलिटी तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की जो लायबिलिटी होती है वो क्रिएटर पे होती है, द इंडिविजुअल हु क्रिएटेड, मतलब ट्विटर की लायबिलिटी नहीं होगी। किसके अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 79। यही सेफ हार्बर प्रोवाइड करवा रहा है कि ट्विटर या इसके जैसे बाकी जो इंटरमीडियरीज हैं उनका कोई दोष नहीं होगा अगर वो सेक्शन 79 को फॉलो कर ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटा देते हैं तो। बट अगर आपने कोई वर्क नहीं किया तो सेक्शन 79(3) भी क्या बोलता है कि अगर आपने वो वर्क नहीं किया, अगर आपने एक्सपीडिएट मैनर में उसको नहीं हटाया, देन जो गवर्नमेंट है, देन गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे इंटरमीडियरीज को जो इम्यूनिटी मिलता है, जो सेफ हार्बर मिलता है, वो सेफ हार्बर उनसे छीन लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे आईटी एक्ट के 2 सेक्शन का मेंशन है। पहला है सेक्शन 79 जो सेफ हार्बर देता है, लेकिन उसी आईटी एक्ट का 79(3) भी ये बोलता है कि भैया देखो सेफ हार्बर एक बार के लिए है। अगर आपको दे दिया गया है मेमोरेंडम, अगर आपको ऑर्डर दिया गया है कि आप वहां से हटाओ उस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को, लेकिन फिर भी आप नहीं हटाते हो, तो फिर वो सेफ हार्बर भूल जाओ, फिर आप पर चलेगी गवर्नमेंट की छड़ी। बुझे? अब ट्विटर इस चीज को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट क्यों पहुंच गया? ट्विटर को अभी ऑन कौन करते हैं? एलन मस्क साहब। और एलन मस्क के नेचर को आप जानते हैं कि बड़े तुक मिजाज टाइप के हैं। गुस्से में आकर इन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप चचा की भी बैंड बजा दी थी ट्विटर पे। तो इन्होंने बोला कि इंडिया का जो सहयोग पोर्टल है ना, ये एक टाइप का सेंसरशिप पोर्टल है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी टाइप की बकैती कहने का आपको परमिशन देता है। आप जो बकैती करना है कीजिए, आप अनलॉफुल बकैती करना है वो भी कर लीजिए, लॉफुल बकैती करना है वो भी कर लीजिए।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई देखो इतनी बखैती करोगे और वो किसी पर्सन को डिफेम करेगा या किसी टाइप का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो उसको तो हटाना पड़ेगा, इसलिए सहयोग पोर्टल है। अब ये सहयोग पोर्टल और एलन मस्क के बीच, ट्विटर के बीच ये बहस चल पड़ी। एलन मस्क ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी रेफरेंस दिया था जो कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के 16(6)(a) प्रोविजन को हटाया था, यह कहते हुए कि आईटी एक्ट का 66(a) प्रोविजन, जिसका मैंने यहां मेंशन किया है, वो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको वायलेट करता है। हालांकि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को साफ साफ बोला कि भैया एक्स, तुम भले किसी के डोनाल्ड ट्रंप के एक्स रही हो या रहे हो, बट यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो। दैट्स वाई आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आपको जो इम्यूनिटी मिलनी हो वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एंड यूनियन गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रेजेंट कैसा किया कि हमारा जो सहयोग पोर्टल है वो एक्चुअली में फ्री स्पीच को कर्टेल करने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि फ्री स्पीच के बहाने कोई किसी को डिफेम ना करे, फ्री स्पीच के बहाने कोई दो कम्युनिटी के बीच में दंगे ना करवाए, है ना। दैट्स वाई वैसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाने के लिए। तो खैर ये डिबेट फ्री स्पीच वर्सेस कंट्रोल का डिबेट हमेशा चलते रहेगा। उस डिबेट में ये एक न्यू एंट्री है, आप इसको अपने मेंस के आंसर के लिए भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स के साथ साथ। सेकंड इज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 रिसेंटली आप देख सकते हो पीआईबी के इस न्यूज अपडेट में कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कौन है इसके यूनियन मिनिस्टर? बड़े स्मार्ट से यूनियन मिनिस्टर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, जरा ढूंढिए उनका नाम क्या है। सो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 रिसेंटली भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया गया है, 1.02 लाख करोड़, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिससे टारगेट किया गया है कि अराउंड 10 लाख इंडिविजुअल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे वुड गेट बेनिफिटेड एंड 64,000 पीपल डायरेक्टली दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट चीजें, हम इसको देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को, और फिर इसका रेलेवेंस भी डिस्कस करेंगे मेंस के लिए क्या है। पहला स्टेटमेंट, इट इज इंडियाज प्रीमियर फूड प्रोसेसिंग इवेंट डिजाइन टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए लीडिंग ग्लोबल फूड हब। एकदम सही बात है, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर फूड हब के रूप में, फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट करवाया जाता है। ये 2025 वाले इवेंट की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, दिस इज द फर्स्ट एडिशन शोकेसिंग इंडिया इज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब यहां से जो इधर वाला पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, वो बिल्कुल सही है कि इंडिया को फूड बास्केट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर रहा है। जैसा हमने देखा कि इस बार कितना 1.02 लाख अराउंड इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया गया। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट एडिशन गाइज, ये एक्चुअली में 4th एडिशन है ना। फर्स्ट एडिशन पहले हुआ था, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा ही। सो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड क्या, एज ए लीडिंग फूड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, wheat, sugarcane, tea, fruits and vegetables and eggs, and second largest producer of milk, onion and pulses. Wrong. ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात है। क्या है भाई यहाँ पर? इंडिया एक्चुअली में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, अनियन एंड पल्सेस का, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, शुगर कैन, टी, इन सब का। तो ये मैंने थोड़ा सा स्विच कर दिया था, बुझे। ट्रू ढूंढना है, कितना स्टेटमेंट ट्रू हुआ था? ओनली वन ना, आंसर क्या होगा? एनी वन। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये रहा आपका वर्ल्ड फूड इंडिया, जिसका पहला इवेंट हुआ है 2017, सेकेंड 2023 एंड थर्ड 2024 एंड फोर्थ कब? 2025, अभी सितंबर में, है ना। सो ये कौन सा एडिशन हो गया? 4th एडिशन। कौन कर रहा है? इन पार्टनरशिप विथ इट इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन पार्टनरशिप विथ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया क्या है भैया? तो इन्वेस्ट इंडिया एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जो क्या सिक्योर करता है? लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए। सो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है पार्टनरशिप में इन्वेस्ट इंडिया के, सो दैट इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया जा सके। आप देख सकते हो भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया, नए नए टाई अप बनाने के लिए, इंगेजमेंट इनोवेशन बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल फूड कंपनीज के लिए, कोका कोला, गाना नहीं गाना है,
कोका कोला या बाकी जो भी बड़ी बड़ी फूड कंपनीज है, रिलायंस है, ग्लोबल लेवल की फूड कंपनीज है, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज है, फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती हैं, सब वैल्यू चेन एडिशन प्रमोट करती हैं, उन सबको एक जगह पर लाने के लिए ये वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका 4th एडिशन था। और हम इसके बारे में बात करें कि क्या क्या अचीवमेंट मिला, इंडिया को क्या फायदा हुआ, तो 2025 के इस इवेंट से 26 लीडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपनीज दे हैव साइंड MOU ऑफ 1.02 लाख करोड़। ठीक है, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, राइट, जिससे कि ना सिर्फ किसी एक स्टेट बल्कि इंडिया के हर स्टेट में, चाहे वो गुजरात हो या बिहार हो या असम हो या इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या जम्मू एंड कश्मीर हो या छत्तीसगढ़ हो या वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सेंटर, हर जगह पर क्या किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट किया जाएगा, बढ़ाया जा सकेगा। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के स्टेटस की हम बात करें, देन इंडिया का जो ये भी डाटा जो है ना ऑफिशियल डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अराउंड 2.4 ट्रिलियन का रहा 2024 में, जो कि जीडीपी के 1.8% के बराबर है। लार्जेस्ट सेगमेंट की बात करें तो लार्जेस्ट सेगमेंट है मिल्क प्रोडक्शन का, जो कि 30% है, एंड ऑब्वियसली अमूल इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, अनियन, पल्सेस एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, ट्री वेजिटेबल्स, एग्स। साथ ही साथ एक बड़ा स्पेशल नोट है, इस नोट को याद रखिएगा, 100% FDI इन फूड प्रोसेसिंग, 100% FDI इन फूड प्रोसेसिंग से और बाकी गवर्नमेंट के बाकी इनिशिएटिव, बाकी स्कीम्स से, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गया और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी स्कीम्स हैं, इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंडिया में और बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ डायरेक्टली किसानों के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बल्कि इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्लियर है ये चीज? कम टू द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हो, क्या बोल रहा है इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, दैट इंडिया विंस सेकेंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडियन ओशन रीजन एंड विथ दिस नाउ द लार्जेस्ट एरिया एलोकेटेड इन द इंटरनेशनल सी बेड फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। अब इस एक क्लिपिंग से हमको दो चीज समझ में आ गया कि इंडिया को सेकंड मिनरल एक्सप्लोरेशन मिला है इंडियन ओशन रीजन में। मिनरल एक्सप्लोरेशन इन ओशन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे आपको कई मिनरल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलते हैं, दैट्स वाई बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ISA के बारे में कि भाई कौन दे रहा है ये, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, एंड ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते क्या है। ये चीजें हमें इस न्यूज क्लिपिंग से ही समझ में आ रहा है कि हमें ये देखना है। चलिए, पहला स्टेटमेंट ISA के बारे में। द ISA मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज ए UN बॉडी विच एलोकेट्स साइट्स फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स इन डीप ओशन रीजन अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, मतलब यूनक्लोज फ्रेमवर्क। ये स्टेटमेंट पार्सली करेक्ट है, पार्सली इनकरेक्ट, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये UN बॉडी नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ, भले यूनक्लोज फ्रेमवर्क के एक अंडर काम करता है, बट ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स में अलाउ करने का काम करता है। कौन? ISA, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, नॉट ए UN बॉडी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। Second, the deep ocean is home to several unexplored minerals, fuels and biodiversity resources। एकदम सही बात है जी, 100% सही बात है कि जो डीप ओशन होता है वो ऐसे कई अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स यहाँ पर डीप ओशन में मिलते हैं। सही है। Third, polymetallic sulfides are deposits on the ocean floor rich in strategic and critical minerals such as copper, zinc, lead, gold and silver। Yes, correct। ये जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स है ना, ये इनमें यही होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, लीड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इवन कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं, राइट, जो कि ओशन फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे। और इसका एक्सप्लोरेशन करना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बड़ा जरूरी है। करेक्ट ढूंढना है, क्या होगा करेक्ट? 2 and 3 ओनली, राइट। लेट्स डिस्कस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर कहाँ? किंगस्टन, जमैका। और कब बना था? 1994 के नवंबर में। इट्स अलोकेट्स साइट्स फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन क्या है ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तुम यहाँ देख सकते हो। पहले हम जरा ISA के बारे में पढ़ लें, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के?
सो पहला ऑब्जेक्टिव, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें 1 और 2 करके, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू ऑथोराइज एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स related operations in the international seabed which is considered as the common heritage of all mankind। मतलब जो इंटरनेशनल सी वाटर होता है, इंटरनेशनल सी वाटर जो कि किसी भी कंट्री के जोन में नहीं पड़ रहा है, बाहर पड़ रहा है किसी भी कंट्री के सी वाटर जोन से, जो कि कॉमन हेरिटेज है, क्योंकि हर नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई कॉमन हेरिटेज कहा जाता है, वहां पे ऑथराइज करना है एक्सप्लोरेशन को। साथ ही साथ सिंस एक्सप्लोरेशन को ऑथराइज कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन में नहीं कन्वर्ट हो जाए, दैट्स वाई इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना भी, ये भी इनका काम हो गया। दोनों मेन ऑब्जेक्टिव हो गए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के। यहाँ पे आप एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हो, या इधर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटिटी या कोई और स्पॉन्सर्ड एंटिटी के थ्रू ISA में एप्लीकेशन डाला जा सकता है। इस एप्लीकेशन से अभी हमें 2 एक्सप्लोरेशन मिला है, बुझे। चलिए अब हम पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स पर आते हैं। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या है, ये आपको कॉपर, जिंक, लीड, गोल्ड, सिल्वर और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स में काउंट किए जाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इंडिया का जो समुद्रयान मिशन है, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन प्री सिक्योर, ये प्री सिक्योर में डिस्कस किया है मैंने, जिसमें मत्स्य व्हीकल भी डेवलप किया गया था। देखो बड़ा सिंपल है ना, एक बार फिर से तुम्हें मैं याद दिलाता हूं, पहले भी प्री सिक्योर में बताया है। समुद्रयान मिशन, जैसे हम गगनयान से गगन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो समुद्रयान से हम समुद्र सी बेड को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें एक व्हीकल बनाया जाएगा मत्स्य नाम का, मत्स्य मने मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये जो मत्स्य व्हीकल है ये भी डीप सी व्हीकल होगा, जिससे हम डीप सी ओशन में एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। बुझे कि नहीं? सो अभी अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री to have 2 contracts in the international from the International Seabed Authority for PMS exploration। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स एक्सप्लोरेशन के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिला, राइट। यूएन क्लोज की बात करें तो यूएन क्लोज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक लीगल फ्रेमवर्क सेट करता है, दैट्स वाई इसको लॉ ऑफ द सी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ द सी दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि मैरी टाइम स्पेस में, मतलब सी वाले रीजन में स्टेट ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने का काम करता है। यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट्स का, मतलब डिफरेंट नेशंस का सी में कितना हद तक ज्यूरिसडिक्शन है, उस चीज़ को सॉल्व करने का काम यूएन क्लॉज नाम की ये बॉडी करती है। द वन एंड द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन टू डिसाइड स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेस। रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टल बैलेट। तुम लोगों ने पोस्टल बैलेट अभी यूज नहीं किया होगा। यूजुअली पोस्टल बैलेट स्पेशल केसेस में अलाउ किए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस क्या बोल रहा है, that postal ballot the numbers and why opposition favors the new formula। अपोजिशन जो है एक्चुअली में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में बहुत कम ही टाइम होता है कि सहमति बन पाती है, पर यहाँ पे जो न्यू फॉर्मूला उसमें अपोजिशन फेवर कर रहा है। ठीक है जी, देखते हैं पोस्टल बैलेट क्या है। सो पोस्टल बैलेट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट, द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024। ये वाला क्वेश्चन ना डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछा हुआ था अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस में, और साथ में एक और एग्जामिनेशन आइदर इट वाज कंडक्टेड बाय यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस या IBPS ने भी पूछा है ये क्वेश्चन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा गया है। पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन टू वोट बाय पोस्टल बैलेट इज नाउ सेट एट 85 ईयर्स। यस करेक्ट, याद रखना पहले जो एलिजिबिलिटी एज था ना वो 80 ईयर्स था। मार्च 2025 में इस एलिजिबिलिटी को बढ़ाकर कितना किया गया है, मिनिमम एज 85 ईयर्स। करेक्ट है, मतलब 85 ईयर्स हो जाने के बाद हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को। अब 85 ईयर्स है, पहले 2024 मार्च के पहले 80 ईयर्स होता था। इट इज गवर्न्ड बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। यस करेक्ट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाता है। एज पर द 2016 अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, मतलब 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, सर्विस वोटर्स वर अलाउड टू यूज ETPBS माने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। यस अगेन करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया कि जो भी सर्विस वोटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें। यहाँ देखो, सबसे पहले हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो पोस्टल बैलेट को मेल इन बैलेट के नाम से भी बुलाया जाता है, जहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स
मेल के थ्रू अपने वोट को दे सकते हैं। इफ़ दे आर अनेबल टू प्रेजेंट फिजिकली देन वो मेल के थ्रू अपना वोट, अपना महत्वपूर्ण योगदान लोकतंत्र में डाल सकते हैं, एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। 2016 में चेंज किया गया सर्विस वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के लिए। अब इसको ब्रीफ में अगर बात करें, डिटेल में डिस्कस करना ये हमारा एजेंडा नहीं है, आपको जितना समझना है तो ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या है। पहले आपको डाउनलोड करना होगा ETPB और फिर उसको अपना वोट डालकर प्रिंट करके मेल के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हालांकि इसको ऑथराइज भी करवाना पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड करने का ये जो फीचर इनेबल किया गया है, ये काफ़ी हद तक सर्विस वोटर्स के लिए ईजी बना देगा किस काम को, पोस्टल बैलेट को। सर्विस वोटर किसको बोलते हैं यहाँ मैंने बता रखा है। सर्विस वोटर्स कौन से हैं? मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, या वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं और अपने कंस्टिट्यूएंसी से दूर हैं, तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड करेंगे पोस्टल बैलेट को और अपना वोट डालकर भेज देंगे अपने कंस्टिट्यूएंसी में। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल वोटर्स भी होते हैं। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इस पोस्टल वोटर्स में काउंट किए जाते हैं, ये भी पोस्टल बैलेट यूज़ कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोस्टल बैलेट यूज़ कर सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर यूज़ कर सकते हैं। एब्सेंटी वोटर्स मतलब सीनियर सिटीजन, ये एब्सेंटी वोटर के केस में आएंगे, जिनका एज कितना बना दिया गया है, 85 ईयर्स। एंड दिव्यांग जनों के लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं देन आप ऑप्शनल होम वोटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपने अवेयरनेस के लिए भी याद रखो और प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी याद रखो। प्रीलिम्स में डायरेक्टली जब फैक्ट पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, और मेंस में वैल्यू एडिशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कार्ल्सबर्ग रिज। कार्ल्सबर्ग रिज देखो न्यूज में क्यों है। अभी हमने जो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देखा था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, उसको द हिंदू भी कवर कर रहा है। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और वहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, जिसको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों कवर कर रहा है। तो वहाँ पर हमने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी देख लिया था, यहाँ पे जहाँ पे अलाउ किया गया है कार्ल्सबर्ग रिज में, हम उसको देख लेते हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है जी? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कार्ल्सबर्ग रिज से रिलेटेड दैट इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन फॉर्म्ड बाय सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द सोमाली प्लेट। ये सही है या नहीं, इसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा। लुक एट द मैप। ये रहा आपका कार्ल्सबर्ग रिज। कार्ल्सबर्ग रिज जो कि इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट वाला रीजन हो गया और ये सोमाली प्लेट वाला रीजन हो गया। इसको हम सोमाली प्लेट बुलाएंगे और इधर हमारा इंडियन प्लेट हो गया। तो इनके सेपरेशन स्प्रेडिंग के वजह से ना यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज का डेवलपमेंट होता है। कौन से रीजन में पड़ रहा है? इंडियन ओशन वाले रीजन में। इंडियन ओशन, या ज़्यादा स्पेसिफिकली करें तो अरेबियन सी इंडियन ओशन वाले रीजन में कार्ल्सबर्ग पड़ेगा, कार्ल्सबर्ग रिज पड़ेगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। Second, the ridge is a key part of the global sea floor spreading system and lies much closer to India than any other Indian Ocean ridges. एकदम करेक्ट है, ये इंडिया के बड़े पास है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो है उनके एक्सप्लोरेशन में इंडिया को फ़ायदा होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है और न्यूज में इतना ज़्यादा मेंशन है अलग अलग न्यूज़पेपर में। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गए कार्ल्सबर्ग रिज से रिलेटेड। चलिए, सो कार्ल्सबर्ग रिज इंडियन ओशन में, या ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन वाले रीजन में मिलता है, जो कि इंडियन प्लेट्स राइट एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स, या जो सोमालियन प्लेट उस साइड पड़ता था उसके बाउंड्री पर उनके सेपरेशन से फॉर्मेशन हुआ इसका। दिस इज वेरी रिच इन पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स, जिनका मैं तुम्हें अभी रेलेवेंस बता चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में। एंड सिंस इट इज क्लोजर रिलेटेड, क्लोजर लोकेटेड टू इंडिया, दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा और भी कई रीज हैं जहाँ पे हम पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स एक्सप्लोर कर पाएंगे, जैसे सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडिया रीज, पर वो दूर है। और ये जो कार्ल्सबर्ग रीज है ना, दिस इज नियर टू इंडिया, ये इंडिया के पास पड़ता है, अराउंड 2 डिग्री नॉर्थ में। दैट्स वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पास से ही एक्सप्लोरेशन कर सकें। ओके, सो वर्ल्ड मैप पे ये मैप याद रखना। राइट साइड वाला भी जो मैप है तुम देख सकते हो किस तरह से सेशेल्स, इंडियन ओशन, इसको सिवा क्रेटर बुलाते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट भी देखना, व्हाट इज सिवा क्रेटर, राइट। वर्ल्ड मैप को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का 29 सितंबर का प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला क्या था? 37th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके थ्रू हमने देखा था कि इंडिया के कोल्ड डेजर्ट को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया।
कुछ स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि बड़े सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोगों को देखकर थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि तुम लोग छुट्टी ज़्यादा मना रहे हो। पूजा मनाओ, बिल्कुल सेलिब्रेट करो, लेकिन अपना काम नहीं करना है पूजा के ड्यूरेशन में। ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ कि हम पूरा छुट्टी ही मनाएं, हम तो कोई सेशन ही नहीं देखें? ऐसा थोड़ी है गाइज, क्या पूरे 24 घंटे पूजा ही सेलिब्रेट कर रहे हो? थोड़ा टाइम निकालो पढ़ने के लिए भी। बाकी जो लोग सिंसियर हैं, सिंसियर लगे रहो, देखो जल्द तुम्हारे सपने पूरे होंगे। 37 सेशन कहाँ हुआ था? हांगझोउ चाइना में। यस इट इज करेक्ट। एंड दिस ईयर साओ टोम प्रिंसिपी, ये एक्चुअली एक ही देश है। साओ टोम प्रिंसिपी एक छोटा सा आइलैंड नेशन है गल्फ ऑफ गिनिया में। आप यहाँ देख सकते हो, ये है लोकेशन साओ टोम प्रिंसिपी का। ये सेंट्रल अफ्रीका वाले पार्ट में यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया अटलांटिक ओशन में, जिसके पूरे के पूरे टेरिटोरी को क्या डिक्लेयर किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। एंटायर टेरिटोरी को। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। लोकेशन याद रखिएगा, साओ टोम एंड प्रिंसिपी का। सेकंड क्वेश्चन था ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट पे। सबसे पहली बात, इसको रिलीज किसने किया? आईएमएफ ने? नहीं, इसको रिलीज किया ईयू टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। फर्स्ट इज रॉन्ग। और इससे क्या हाईलाइट हुआ? दैट अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करेंटली पे रिलेटिवली लेस टैक्स रिलेटिव टू देयर इनकम व्हेन कंपेयर टू अदर इनकम ग्रुप्स। एकदम सही बात है। जो सुपर रिच लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ अडानी अंबानी जैसे लोग, या एलन मस्क जैसे लोग, या ट्रंप चाचा, वो भी खूब पैसा कमाया अमेरिका में, ये लोग ना अपने इनकम के कंपेरिजन में कम टैक्स पे करते हैं। एंड दिस हैज बीन हाईलाइटेड इन ग्लोबल टैक्स एवेजन रिपोर्ट कि भैया तुम पैसा तो खूब कमाते हो, लेकिन तुम अपने इनकम के कंपेरिजन में टैक्स कम पे करते हो। सो दिस शुड रियली बी ए कंसर्न फॉर डेवलपिंग नेशंस स्पेशली। डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशन का तो काम चल जाएगा, बट डेवलपिंग नेशन को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इंडिया जैसे नेशन को। करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, अब रहे आपके लिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला है सर्ट इन पर, जो अभी भी ऊपर में मैंने मेंशन किया था, आप इसको गो थ्रू करोगे और इसका आंसर करोगे। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स। इंडिया और भूटान के बीच जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर। प्री सिक्योर का नेक्स्ट सेशन अब नवमी, महानवमी और विजयादशमी की छुट्टी के बाद अक्टूबर 3 से रिज्यूम होगा। 2 दिन की ये छुट्टी मैंने तुमको भी दी, बट 30 सितंबर, आज सितंबर का लास्ट डे है, आज तक का प्री सिक्योर मैंने कंटिन्यू किया है। तुमसे भी ये उम्मीद है कि सिंसियरली इसको फॉलो करोगे। ओके, सो अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।